हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद अंकुर शर्मा में पहले बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी से एक निवेदन है कि सब लोग अपने अपने घर में रहने की कोशिश करिए और अवॉइड करिए बाहर जाना। थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो होगी वो उसका टॉपिक है व्हाट इज़ इंडक्टर। आप लोगों ने आई थिंक सुना होगा, इंडक्टर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है और जो कि हमारा इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के अंदर यूज़ किया जाता है। और इसकी क्या क्या एप्लीकेशंस होते हैं इंडक्टर के, वो सब मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले एक वीडियो मैंने अभी लास्ट टाइम बनाई थी, व्हाट इज़ द कैपेसिटर एंड इट्स एप्लीकेशन। आज की जो वीडियो है हमारी, व्हाट इज़ द इंडक्टर एंड इट्स एप्लीकेशन। दोस्तों, दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। बेसिकली तीनों, रेजिस्टेंस भी है, मैं उसकी भी वीडियो आपको बना के दूंगा। व्हाट इज़ द रेजिस्टेंस एंड इट्स एप्लीकेशंस, व्हाट इज़ द इंडक्टर एंड इट्स एप्लीकेशन, व्हाट इज़ द कैपेसिटर एंड इट्स एप्लीकेशन। ऑल वीडियोज़ आप देख सकते हैं यूट्यूब चैनल हमारे रोजगार विद अंकुर शर्मा के साथ। दोस्तों, आज का जो हम टॉपिक है उसको स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि इंडक्टर और कैपेसिटर में सबसे मेजर डिफरेंस ये है कि इंडक्टर जो है वो हमारा बल्कि कंपोनेंट होता है और कैपेसिटर जो है हमारा वो बल्कि नहीं होता है। तो हम कुछ एप्लीकेशंस ऐसे होते हैं जहाँ पे इंडक्टर एंड कैपेसिटर दोनों को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम अवॉइड करते हैं कि हम इंडक्टर को यूज़ करें। ठीक है, इंडक्टर को अवॉइड क्यों करते हैं? क्योंकि इंडक्टर इज अ बल्कि कंपोनेंट। बल्कि कंपोनेंट होने की वजह से साइज ऑफ द इक्विपमेंट बढ़ जाता है, जिसकी वजह से साइज बढ़ने की वजह से उसकी कॉस्टिंग भी बढ़ेगी और कॉस्ट बढ़ने के साथ साथ साइज ज़्यादा बड़ा हो ये लोग पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, कस्टमर की हमेशा रिक्वायरमेंट होती है कि कम से कम साइज़ के अंदर हमें ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेशंस मिल जाएं। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि इंडक्टर का ज़्यादा यूज़ नहीं पसंद करते हैं, कैपेसिटर का यूज़ ज़्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं अभी। सबसे पहले व्हाट इज़ द इंडक्टर। तो इंडक्टर क्या है? एक पैसिव कंपोनेंट है। पैसिव कंपोनेंट का मतलब ये है, रेजिस्टेंस हो, इंडक्टेंस हो, कैपेसिटेंस हो, तीनों ही हमारे एक पैसिव कंपोनेंट है। पैसिव कंपोनेंट की अगर मैं डेफिनेशन बताऊं तो इसका मतलब है कि द एन एलिमेंट विच कैन नॉट जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, विच कैन नॉट जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, समझ में आ रहा है? एनर्जी को वो जनरेट नहीं कर सकता है, बट इट कैन आइदर डिसिपेट द एनर्जी और इट कैन आइदर स्टोर द एनर्जी। ठीक है, तो या तो हमारा पैसिव कंपोनेंट है वो, तो या तो वो एनर्जी को डिसिपेट करेगा इन द फॉर्म ऑफ हीट, या फिर वो एनर्जी को स्टोर कर सकता है इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या फिर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड। तो दोस्तों, ये थी हमारी डेफिनेशन पैसिव कंपोनेंट की। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है, काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछी जाती है। इलेक्ट्रिकल के जो भी रिलेटेड एग्जाम्स है, जेई वगैरह, उनमें पूछी जाती है एक्टिव एंड पैसिव कंपोनेंट। एक्टिव कंपोनेंट होता है जो एनर्जी को जनरेट कर सकता है, जैसे कि वोल्टेज सोर्स हो गया हमारा, सेल्स हो गए। ठीक है, ये हो गए। तो वोल्टेज सोर्स हमारा जो है वो मेनली बोल सकते हैं वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, ये सब हमारे एक्टिव कंपोनेंट हैं। ठीक है, पैसिव कंपोनेंट हमारे रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस। बिकॉज रेजिस्टेंस का काम होता है एनर्जी को डिसिपेट करना इन द फॉर्म ऑफ हीट। कैपेसिटर का काम होता है एनर्जी को स्टोर करना इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल एनर्जी। और इंडक्टर का हमारा काम होता है एनर्जी को स्टोर करना इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लेकिन वो किस में करेगा? मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में स्टोर करता है इंडक्टर, और या फिर बोल सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में स्टोर करता है। काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में स्टोर कर लेता है। तो काइनेटिक एनर्जी कभी भी एक स्टेबल एनर्जी नहीं होती है। ठीक है, अगर हम क्या करेंगे, स्टोर करेंगे कैपेसिटर के अंदर, तो वो तब तक ही स्टोर कर पाएगा जब तक हम उसको सप्लाई दे रहे हैं। जैसे हम उससे सप्लाई रिमूव करेंगे तो वो जो हमारी एनर्जी थी वो भी रिमूव हो जाती है। देखते हैं आगे। तो इंडक्टर इज एन पैसिव कंपोनेंट दैट इज यूज्ड इन मोस्ट इलेक्ट्रिकल सर्किट्स टू स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी। ठीक है, लिखा हुआ है यहाँ पे, मैग्नेटिक फॉर्म में करता है एनर्जी को स्टोर। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू इट, इट इज, देखिए जब इसके अंदर से हम करंट फ्लो कराते हैं इंडक्टर के अंदर से, इंडक्टर कुछ नहीं है यार, सिंपली एक कोयल है। ठीक है, कोई भी आप वायर ले लो, उस वायर को अगर आप कोयल की फॉर्म में बना लोगे, लूपिंग कर करके नंबर ऑफ टर्न्स उसमें इंक्रीज कर दोगे, सो दैट विल बिकम एन इंडक्टर। नथिंग, मतलब कुछ ऐसा कुछ अलग नहीं है इंडक्टर की, हाँ कुछ डिफरेंट चीज़ है। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज द कॉयल, चौक और रिएक्टर। इसको हम कॉयल भी बोलते हैं, चौक भी बोलते हैं और रिएक्टर भी बोलते हैं। आप लोगों ने सुना होगा, जैसे कि कॉयल की अगर हम बात करें, कॉयल या फिर वाइंडिंग, ये सब हम यूज़ करते हैं ना, ट्रांसफार्मर के अंदर यूज़ करते हैं, मोटर्स के अंदर यूज़ करते हैं, वाइंडिंग करते हैं। ठीक है, और चौक का आपने देखा होगा, इन्वर्टर के अंदर बहुत बार चौक यूज होती है ना। ये रिएक्टर की बात करें तो रिएक्टर हमारा बेसिकली बोल सकते हैं कि पावर फैक्टर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं हम इसको। ठीक है, मतलब ट्रांसफार्मर के अंदर भी यूज़ होता है रिएक्टर वैसे तो, और उसके अंदर यूज़ होता है, पावर स्टेशन के अंदर यूज़ होता है रिएक्टर। ठीक है,
तो इट इज़ ए टू टर्मिनल इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, दो टर्मिनल होते हैं सिंपली, दैट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स इंडक्टेंस। इंडक्टेंस इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ वोल्टेज टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। बेसिकली इंडक्टेंस के अंदर एक फॉर्मूला है, मैं आपको बता देता हूँ। वोल्टेज ऑफ इंडक्टर इक्वल टू एल इंटू डी आई बाई डी टी। देखो, वोल्टेज ऑफ इंडक्टर इक्वल टू एल इंटू डी आई बाई डी टी, मतलब कि एल इज़ द इंडक्टेंस, डी आई बाई डी टी इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम एंड वी इज़ द वोल्टेज। तो अगर हम यहाँ से एल की डेफिनेशन निकालना चाहें तो एल इक्वल टू हो जाएगा वी डिवाइडेड बाई डी आई बाई डी टी। मतलब कि जो इंडक्टेंस है वो होता है वोल्टेज डिवाइडेड बाई रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो दिस इज़ द डेफिनेशन फॉर इंडक्टेंस। बाकी इंडक्टेंस की एसआई यूनिट होती है हमारी हेनरी, जो कि जोसेफ हेनरी, जो कि अमेरिकन साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको खोज की थी, इसकी डिस्कवर किया था, उनके नाम पे ये हेनरी यूनिट रखी गई है। नेक्स्ट है हमारा एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टर्स कैन बी सीन इन फॉलोइंग। देखो, एप्लीकेशंस क्या हैं इंडक्टर्स के। मैंने आपको बताया था बहुत सारे एप्लीकेशंस हो सकते हैं जहाँ जहाँ पे कैपेसिटर यूज होता है। कुछ जगह में हम इंडक्टर से भी काम चला सकते हैं, लेकिन हम यूज इसलिए नहीं करते हैं ज़्यादा क्योंकि ये बल्कि कंपोनेंट होता है और बल्कि कंपोनेंट से साइज ऑफ द इक्विपमेंट बढ़ जाता है और वो हमें ज़्यादा यूजेबल नहीं होता है, क्योंकि उससे कॉस्टिंग भी बढ़ती है और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बढ़ती है, हर चीज़ बढ़ती है उससे। नेक्स्ट, अब देखिए इसके एप्लीकेशन क्या क्या होते हैं। ट्यूनिंग सर्किट्स के अंदर होते हैं, सेंसर्स के अंदर होते हैं, स्टोर एनर्जी इन अ डिवाइस, मतलब इसके अंदर एनर्जी भी स्टोर कर सकते हैं हम। इंडक्शन मोटर्स के अंदर इसको यूज़ करते हैं, ट्रांसफार्मर्स के अंदर इसको यूज़ करते हैं, फिल्टर्स के अंदर यूज़ करते हैं, चौक बनाने में यूज़ करते हैं और फेराइट बीड्स बनाते हैं इससे हम। और इंडक्टर्स यूज्ड एज रिलेज, रिलेज में भी हम इसको यूज़ करते हैं। अब देखिए कैसे एक एक करके मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। दोस्तों, आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करना और अपने दोस्तों को भी ये बता देना कि हाँ कितना अच्छा आपको चैनल है प्रोवाइड किया गया है। कुछ आपकी तरफ से फीडबैक हो तो वो ज़रूर बताया करिए कि और किस तरीके से हम अपने चैनल को इम्प्रूव कर सकते हैं, वीडियोज़ के कंटेंट को और अच्छा बना सकते हैं। देखिए हम स्टार्ट करते हैं। इंडक्टर्स आर यूज्ड इन ट्यूनिंग सर्किट। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपने बचपन में एक रेडियो देखा होगा, अभी तो वो रेडियो यूज़ नहीं करते हैं। उस रेडियो के अंदर एक स्विच होता था जिसको हम घुमा घुमा के हम चैनल देखा करते थे कि कौन से चैनल पे हमारी न्यूज़ आ रही है, कौन से चैनल पे क्या आ रहा है। तो वो जो हम ट्यूनिंग करते थे बेसिकली वो हम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के बेसिस पे ट्यूनिंग करते थे और ट्यूनिंग करके हम एक फ्रीक्वेंसी को सिलेक्ट करते थे जो कि फ्रीक्वेंसी हमारे लिए सूटेबल है। जो हम चैनल देखना चाहते थे उस चैनल के अकॉर्डिंग जो फ्रीक्वेंसी है उस फ्रीक्वेंसी को हम कैच करते थे। बेसिकली ट्यूनिंग सर्किट का काम यही होता है, फ्रीक्वेंसी को मैप करना। अब देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, विद द हेल्प ऑफ इंडक्टर्स द ट्यूनिंग सर्किट्स कैन सेलेक्ट द डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी। इंडक्टर की हेल्प से हम ट्यूनिंग सर्किट्स के अंदर डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी, जो हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए वो सेलेक्ट कर सकते हैं। The capacitors type along with the inductor are used in various electronic devices such as radio tuning circuits, a television in order to modify the frequency and help to select within multiple channels of frequency। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे हम किस तरीके से इंडक्टर एंड कैपेसिटर का यूज़ कर सकते हैं। ट्यूनिंग सर्किट्स के अंदर हम इसके हेल्प से टेलीविज़न हो चाहे रेडियो हो उनके अंदर हम अपने चैनल सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा दीज आर यूज्ड एज सेंसर्स। तो हम इसको सेंसर में भी यूज़ करते हैं। सेंसर में कैसे, दी इंडक्टिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर। प्रॉक्सिमिटी सेंसर का मतलब आप समझते हैं। आप लोगों ने अगर प्रॉक्सिमिटी सेंसर को पढ़ा हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख के बताइएगा प्लीज़ कि प्रॉक्सिमिटी सेंसर क्या होता है। ठीक है, बाकी आपको अगर नहीं समझ में आता है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो आपको सेंसर्स पे भी बना के दे सकता हूँ, कौन कौन से टाइप ऑफ सेंसर्स हैं और किस तरीके से वो वर्क करते हैं। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स क्या है। तो द इंडक्टिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स आर वेरी रिलायबल इन ऑपरेशन एंड इज अ कॉन्टैक्टलेस सेंसर। मतलब प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स जो हैं वो कॉन्टैक्टलेस तो होता ही है, उसके अंदर जो इंडक्टेंस है उसका मेन प्रिंसिपल ये है कि जब भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इट इज़ इन विच द मैग्नेटिक फील्ड इन द कॉइल विल अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब देखो बेसिकली क्या है कि इंडक्टेंस का मेन प्रिंसिपल जो ये है कि वो जो मैग्नेटिक फील्ड है कॉइल के अंदर वो क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को अपोज करता है। प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स के अंदर जो हम इंडक्टर को यूज़ कर रहे हैं ना वो बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को अपोज करने के लिए कर रहे हैं। अब क्या है इसका प्रॉक्सिमिटी सेंसर की जो मैकेनिज्म है ये कहाँ पे यूज हो रही है, ट्रैफिक डेंसिटी को डिटेक्ट करने के लिए यूज हो रही है। ट्रैफिक लाइट्स में ट्रैफिक डेंसिटी को डिटेक्ट करने के लिए कि कितना ज़्यादा ट्रैफिक है या फिर बहुत कम ट्रैफिक है, ये सब डिटेक्ट करने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड टू स्टोर एनर्जी इन अ डिवाइस। ठीक है, अब इसमें क्या है,
आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों ही हमारे एनर्जी स्टोरेज डिवाइस हैं, तो ये तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए किसी को भी। इंडक्टर्स कैन स्टोर एनर्जी फॉर ए स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम बिकॉज द एनर्जी विच इज़ बीइंग स्टोर्ड एज ए मैग्नेटिक फील्ड विल बी गॉन व्हेन द पावर सप्लाई इज़ रिमूव्ड। अगर हम पावर सप्लाई रिमूव कर देते हैं तो वो एनर्जी चली जाती है। मैंने ऑलरेडी आपको ये बता दिया वीडियो के स्टार्टिंग में ही। और अगर हम देखें तो यूजेस ऑफ कंप्यूटर्स, जो इंडक्टर्स जो हैं वो हम कंप्यूटर सर्किट के अंदर भी देख सकते हैं जब हम पावर सप्लाई को स्विच ऑन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इंडक्टर्स आर यूज्ड इन इंडक्शन मोटर्स। दोस्तों आप लोगों ने सुना होगा कि इंडक्शन मोटर जब वर्क करती है, थ्री फेज इंडक्शन मोटर का अगर मैं बताऊं तो थ्री फेज इंडक्शन मोटर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के बेसिस पे काम करती है। ओके, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होता है वो इंडक्टिव कॉइल से ही प्रोड्यूस होगा। तो ये लिखा हुआ भी है यहाँ पे, इन इंडक्शन मोटर्स द शाफ्ट इन द मोटर विल रोटेट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू ऑल्टरनेटिंग करंट। The speed of the motor can be fixed according to the frequency of the supply of power from the source. The use of inductors into the motor's speed can be controlled. Okay, मतलब हम क्या कर सकते हैं, एक तो इंडक्टर कॉइल के अंदर भी यूज होता है, जो वाइंडिंग्स करते हैं हम उसको भी इंडक्शन का ही प्रिंसिपल बोल सकते हैं उसमें भी। और दूसरी बात, उसमें जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है वो भी इसी के बेसिस पे प्रोड्यूस होता है जब हम एसी सप्लाई देते हैं इंडक्टर के कॉइल को। ठीक है, और दूसरा इसका क्या है कि ये मोटर की जो स्पीड है उसको भी कंट्रोल करने में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, इट इज़ यूज्ड एज ट्रांसफॉर्मर्स। तो ट्रांसफॉर्मर्स में आपने देखा होगा प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग्स होती हैं। प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग्स जो हैं दोनों ही आप एक तरह से इंडक्टिव कॉइल ही उसको मान के चलिए। तो इंडक्टिव कॉइल है तो उसी के बेसिस पे क्या होता है, वहाँ पे फ्लक्स का ट्रांसमिशन होता है प्राइमरी कॉइल टू सेकेंडरी कॉइल। ओके, और उसी के बेसिस पे हमारा ट्रांसफॉर्मर इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकता है वोल्टेज को। ओके, स्टेप अप एंड स्टेप डाउन जो ट्रांसफार्मर्स हम डिज़ाइन करते हैं उसमें भी हम एक तरह से बोल सकते हैं कि इंडक्टर का ही यूज़ होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा इंडक्टर्स आर यूज्ड एज फिल्टर्स। फिल्टर्स तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको, चाहे वो लो पास फिल्टर हो, लो पास हो, हाई पास हो, या फिर बैंड पास हो या बैंड रिजेक्ट, कोई सा भी फिल्टर बना रहे हैं हम तो उसके अंदर इंडक्टर एंड कैपेसिटर्स तो यूज़ करते ही हैं हम। ठीक है, जब भी हम इंडक्टर या कैपेसिटर होगा तो उसमें से प्रीफर करते हैं कैपेसिटर को यूज़ करना, लेकिन कहीं कहीं पे जहाँ हम इमरजेंसी, जहाँ पे हम नहीं यूज़ कर सकते कैपेसिटर को, वहाँ पे हमें इंडक्टर यूज़ करना पड़ता है। नेक्स्ट है हमारा यूजेस ऑफ इंडक्टर्स इन चौक। अब देखो चौक में क्या होता है, बेसिकली हम चौक में क्या करते हैं कि हमें किसी एक सप्लाई को चौक करना होता है। चौक मतलब रोकना एक तरह से। तो हम क्या करते हैं, जैसे कि अगर इंडक्टर की बात करें तो इंडक्टर में मैंने क्या बताया था आपको, V = L × di/dt। तो वोल्टेज = L × di/dt होता है। अब जो हम डीसी की अगर बात करें, डीसी सप्लाई की, तो डीसी सप्लाई में di/dt कितना होगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम रहता है, वहाँ पे करंट हो चाहे वोल्टेज हो, तो di/dt जीरो हो जाएगा। उस केस में क्या होगा, V = L × 0, मतलब कि वोल्टेज जीरो हो गया। तो वोल्टेज जीरो मतलब क्या इंडिकेट करता है, शॉर्ट सर्किट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा कैपेसिटी इंडक्टर है वो इन केस ऑफ डीसी सप्लाई वो कैसे बिहेव करता है, शॉर्ट सर्किट की तरह आइडियल कंडीशन में। और अगर हम बात करें तो एसी सप्लाई के लिए, तो एसी सप्लाई के लिए वो एज ए ओपन सर्किट बिहेव करेगा। ओपन सर्किट मतलब कि वो करंट को फ्लो नहीं होने देगा, तो एक तरह से करंट को चॉक कर देगा। ठीक है, तो इसीलिए क्या है कि यहाँ पे हम इंडक्टर जो यूज़ कर रहे हैं वो चॉक करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, कि अगर उसमें एसी सप्लाई दे रहे हैं तो एसी सप्लाई को वो पास नहीं होने देगा और डीसी सप्लाई को वो पास होने देगा। तो इसको हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, जब हम एसी सप्लाई को डीसी में कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट है, इट इज़ यूज्ड एज फेराइट बीड्स। तो फेराइट बीड्स की तरह हम कहाँ यूज़ कर रहे हैं, कंप्यूटर के पार्ट्स में एंड इन चार्जिंग केबल्स ऑफ मोबाइल के चार्जिंग केबल के अंदर भी यूज़ कर रहे हैं इंडक्टर को। तो इंडक्टर्स यूज्ड इन फेराइट बीड्स हेल्प इन रिड्यूसिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडियो इंटरफेस विद द केबल क्रिएट्स। देखो मतलब जो केबल के अंदर रेडियो इंटरफेस वहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस हो रही है, उसको ये रिड्यूस करता है फेराइट बीड्स। ओके, ये ज़्यादा आपने सुना नहीं होगा, ठीक है, लेकिन ये भी यूज़ होता है इंडक्टर। दीज आर यूज्ड एज रिलेज। तो रिलेज में कैसे यूज होता है, रिले बिहेव्स एज एन इलेक्ट्रिकल स्विच। ऑब्वियसली रिले क्या करता है, देखो फॉल्ट जो होता है हमारा सर्किट के अंदर, उस फॉल्ट को सेंस करता है, सेंस करने के बाद उसके लिए अलार्म क्रिएट करता है। ओके, विद द यूज ऑफ इंडक्टर कॉइल इन द स्विच देयर इज ए मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस वेर एवर द स्विच कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द फ्लो ऑफ एसी करंट। ओके, तो मतलब आपको एक तरह से रिले की तरीके से भी ये यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करके रिले में भी काम आ सकता है इंडक्टर। तो आपको मैंने बहुत सारे एप्लीकेशंस बता दिए इंडक्टर के। अगर आपको भी कुछ इसके अलावा कोई एप्लीकेशन पता है तो वीडियो में कमेंट बॉक्स में लिख के आप बताइएगा।
ठीक है, उसको भी हम अपने नोट्स में इंक्लूड करेंगे। बाकी आपको और कुछ लगता है कि आपको कुछ और डाउट है इसमें या फिर कुछ और पूछना चाहते हैं तो बिल्कुल बिना झिझक पूछ सकते हैं। ओके, बाकी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।